1980 का दशक, पंजाब जल रहा था। अखबारों की हेडलाइंस रोज चीखती थी, गोलियां, बम धमाके, बस से उतार कर मार दिए गए लोग। हमें बताया गया कि ये लड़ाई धर्म की थी, हमें बताया गया कि ये लड़ाई कौम की थी, हमें बताया गया कि ये आजादी की जंग थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिन हाथों में आप AK-47 देख रहे थे, उन हाथों की उंगलियों पर बारूद नहीं बल्कि सफेद पाउडर लगा था। अगर मैं आपसे कहूं कि पंजाब के आतंकवाद का पेट्रोल कोई विचारधारा नहीं बल्कि हेरोइन थी, आज इस दूसरे एपिसोड में हम उस दौर की फाइलें खोलेंगे जिसे दबा दिया गया। आज हम साबित करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की ISI ने दुनिया का सबसे घातक बिजनेस मॉडल तैयार किया, जिसे आज पूरी दुनिया नार्को टेररिज्म के नाम से जानती है। आज हम देखेंगे कि कैसे गोल्डन क्रिसेंट की अफीम ने पंजाब में गोल्डन टेंपल के आसपास खून की नदियां बहा दी। यह कहानी है पाउडर के बदले पावर की। कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुई, अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा, सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, पूरे पंजाब में गुस्सा था। हजारों नौजवानों ने घर छोड़ दिया, उन्होंने बॉर्डर पार किया और पाकिस्तान चले गए, हथियार और ट्रेनिंग की तलाश में। पाकिस्तान जो 1971 की हार का बदला लेने के लिए तड़प रहा था, उसके लिए यह गोल्डन चांस था। लेकिन पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। अमेरिका उस समय सोवियत युद्ध के कारण पाकिस्तान को फंड दे रहा था, लेकिन शर्त यह थी कि पाकिस्तान खुले तौर पर भारत के खिलाफ जंग नहीं छेड़ सकता। अगर पाकिस्तान सीधे तौर पर आतंकवादियों को पैसा देता तो अमेरिका फंडिंग रोक देता। तो सवाल यह था कि इस नई जंग का खर्च कौन उठाएगा। AK-47 सस्ती नहीं आती, ट्रेनिंग कैंप मुफ्त में नहीं चलते, करोड़ों रुपए चाहिए थे। यहीं पर एंट्री होती है इतिहास के सबसे शातिर दिमागों में से एक जनरल जियाउल हक की। रक्षा विश्लेषक और रॉ के पूर्व अधिकारी B रमन अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ R&O में खुलासा करते हैं कि ISI के अंदर एक स्पेशल डेस्क बनाया गया जिसका नाम था द K2 डेस्क, कश्मीर और खालिस्तान। प्लान बहुत सिंपल था लेकिन खतरनाक था। ISI चीफ ने कहा कि द वाटर इज बॉइलिंग इन पंजाब, वी जस्ट नीड टू कीप द फायर बर्निंग बट वी डोंट पे फॉर द फ्यूल, इंडिया विल पे फॉर इट। यानी पंजाब में पानी उबल रहा है, हमें बस आग जलाए रखनी है, लेकिन हम ईंधन का पैसा नहीं देंगे, भारत खुद इसका भुगतान करेगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सेल्फ फाइनेंसिंग टेररिज्म। पाकिस्तान ने पंजाब के उन पुराने तस्करों, स्मगलर्स को बुलाया जिनकी बात हमने एपिसोड 1 में की थी। ISI ने आतंकवादियों और तस्करों को एक ही टेबल पर बैठा दिया। डील ये थी कि तुम ड्रग्स को बॉर्डर पार कराओ, हम तुम्हें बदले में हथियार देंगे। अब तक जो तस्कर सिर्फ पैसा कमा रहे थे, उन्हें अब एक मकसद मिल गया, और जो आतंकवादी मकसद के लिए लड़ रहे थे, उन्हें पैसा मिल गया। ये एक डेडली रिलेशनशिप था। अब बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। पाउडर के बदले AK-47। आपको याद है कि एपिसोड 1 का बार्टर सिस्टम, सोना आता था, चांदी जाती थी। 1985 के बाद यह बार्टर सिस्टम बदल गया। अब गणित कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान से भारत हेरोइन की खेप आती थी, भारत से पाकिस्तान पैसा नहीं बल्कि खाली हाथ जाते थे, पाकिस्तान से भारत रिटर्न गिफ्ट आता था और उसमें आती थी AK-47, चाइनीज पिस्टल, RDX। इसे समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 किलो हेरोइन की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उससे दर्जनों AK-47 खरीदी जा सकती थी। ISI को अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं थी। अफगानिस्तान में अफीम मुफ्त की तरह उग रही थी। सोवियत युद्ध से बचे हुए हथियार वहां कबाड़ के भाव मिल रहे थे। पाकिस्तान ने बस A को B से जोड़ दिया। पंजाब के सुपर कॉप कहे जाने वाले KPS गिल ने अपनी किताब में पुलिस के आंकड़ों का जिक्र किया है। अगर आप 1987 से 1992 के बीच का डेटा देखें तो एक सीधा कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध दिखता है। जिस महीने बॉर्डर पर ड्रग्स की बरामदगी बढ़ती थी, ठीक उसी महीने हथियारों की बरामदगी भी बढ़ जाती थी। यह संयोग नहीं था, यह एक सप्लाई चेन थी। ड्रग्स दिल्ली और मुंबई के रास्ते बाहर जाती थी,
वहां से जो पैसा मिलता था हवाला के जरिए, उससे और हथियार खरीदे जाते थे, या वो पैसा सीधे आतंकी संगठनों के कमांडरों के पास पहुंचता था। इसी दौर में पंजाब के बॉर्डर पर कटीली बाड़ लगनी शुरू हुई थी। तस्करों ने नए तरीके इजाद किए। उन्होंने पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल किया। बाड़ के बीच से पाइप डाला, इधर से हेरोइन की पुड़िया सरकाई, उधर से पिस्तौल की मैगजीन या पिस्टल आ गई। खेती के ट्रैक्टरों के एयर फिल्टर में हेरोइन और डीजल टैंक में गोलियां मिलती थी। क्रिएटिविटी का इस्तेमाल मौत बांटने के लिए हो रहा था। अब बात करते हैं जब विचारधारा का पतन हुआ, जब मुजाहिद माफिया बन गए। 1984 से 85 की शुरुआत में जो लड़के सीमा पार गए वो जज्बाती थे, वो गुस्से में थे। लेकिन 1988 आते आते खेल पूरी तरह बदल चुका था। जब बेहिसाब पैसा हाथ में आता है तो विचारधारा खिड़की से बाहर कूद जाती है। पंजाब पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई आतंकी संगठनों के एरिया कमांडर अब धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो धंधा कर रहे थे। उनके पास महंगी गाड़ियां थी, अच्छे कपड़े थे और बेहिसाब हथियार थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988। जब सुरक्षा बलों ने स्वर्ण मंदिर को दोबारा मुक्त कराया तो अंदर क्या मिला? सिर्फ हथियार नहीं मिले, वहां भारी मात्रा में कैश, नशीले पदार्थ और ऐसी चीजें मिली जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये वो पल था जब पंजाब के आम लोगों का आतंकवादियों से मोह भंग होना शुरू हुआ। उन्हें समझ आ गया कि पंथ की लड़ाई नहीं बल्कि पावर और पैसे का नंगा नाच है। डॉक्टर प्रमोद कुमार, आईडीसी चंडीगढ़ की रिसर्च, जिसका हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था, एक और डरावनी तस्वीर पेश करती है। आतंकी संगठनों ने ड्रग्स का इस्तेमाल सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि रिक्रूटमेंट के लिए भी किया। गांव के बेरोजगार लड़कों को पहले नशे की लत लगाई गई। जब वो नशे के गुलाम बन गए तो उनसे कहा गया, नशा चाहिए तो ये पैकेट बॉर्डर से उठा कर लाओ, नशा चाहिए तो पुलिस मुखबिर को गोली मार दो। पंजाब का युवा योद्धा नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बनाया जा रहा था। आतंकवादी नेता पाकिस्तान में सुरक्षित घरों में ऐश कर रहे थे और यहां पंजाब के खेतों में गरीब किसान के बेटे, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो या आतंकी के भेष में, मारे जा रहे थे। अब बात करते हैं तो बॉम्बे कनेक्शन और दाऊद की एंट्री की। लेकिन यह नेटवर्क सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं था। हेरोइन को पंजाब से बाहर निकालने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पोर्ट की जरूरत थी और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट था बॉम्बे। यहां एंट्री होती है डी कंपनी की। दाऊद इब्राहिम, पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार और कई खुफिया अधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पंजाब के आतंकवादियों और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बीच एक गठजोड़ था। पंजाब से ड्रग्स ट्रकों में भरकर मुंबई जाती थी। वहां दाऊद का नेटवर्क उसे शिप करता था और वापसी में क्या आता था? 1993 के बम धमाके याद हैं? जिस रूट से ड्रग्स बाहर गई उसी रूट रायगढ़ तट से आरडीएक्स भारत आया। जांच एजेंसियों ने पाया कि जिन लैंडिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल तस्कर चांदी और ड्रग्स के लिए करते थे, उन्हीं का इस्तेमाल टाइगर मेमन ने आरडीएक्स उतारने के लिए किया। यह नार्को टेररिज्म का सबसे विभत्स रूप था। पंजाब की हेरोइन ने मुंबई को जलाया। एक राज्य का नशा दूसरे राज्य की मौत बन गया। यह एक पैन इंडिया नेटवर्क था जिसे आईएसआई कंट्रोल कर रही थी। सीआईए की एक डीक्लासिफाइड रिपोर्ट 1990s में साफ लिखा है कि हेरोइन इज द लाइफ ब्लड ऑफ द कश्मीर एंड खालिस्तान इंसर्जेंसी। हेरोइन कश्मीर और खालिस्तानी उग्रवाद की जीवन रेखा है, ये उस डॉक्यूमेंट में लिखा है। अमेरिका सब जानता था लेकिन कोल्ड वॉर की वजह से चुप था और भारत अपने ही खून से ये कीमत चुका रहा था। अब बात करते हैं द एंड ऑफ टेरर एंड बिगनिंग ऑफ माफिया। 1992-93 के बाद केपीएस गिल और पंजाब पुलिस की सख्त कार्रवाई ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। एनकाउंटर हुए, बड़े लीडर मारे गए, पाकिस्तान भाग गए। 1995 आते आते पंजाब में शांति लौट आई, गोलियों की आवाज बंद हो गई। लेकिन क्या छठा दरिया यानी ड्रग्स का दरिया सूख गया था? जी नहीं। यहीं पर इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। आतंकवाद खत्म हुआ लेकिन ड्रग्स की सप्लाई चेन खत्म नहीं हुई। जिन रूट्स को आतंकवादियों ने बनाया था वो रूट्स अब लावारिस थे। उन रूट्स पर अब किसका कब्जा हुआ? जब बंदूकधारी चले गए तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को किसने अपने कब्जे में लिया? आरोप लगते हैं और इसके कई प्रमाण हैं, जैसे 2000 में आए कई जांच आयोग, कि इस धंधे को अब खादी और खाकी यानी पॉलिटिशियंस और करप्ट पुलिस के एक हिस्से ने टेक ओवर कर लिया।
जिसे हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते थे, वो अब स्टेट स्पॉन्सर्ड ड्रग माफिया में बदलने वाला था। सप्लाई वही थी, बॉर्डर वही था, नशा वही था, बस बेचने वाले बदल गए थे। वर्दी और कुर्ते के पीछे छिपे नए सौदागरों ने पंजाब को वो दर्द दिया जो आतंकवादी भी नहीं दे पाए थे। 1995 तक पंजाब ने आतंकवाद को हरा दिया था, लेकिन वो अपनी आत्मा को हारने की कगार पर था। हमने सोचा शांति आ गई, लेकिन ये कब्रिस्तान की शांति थी। आतंकवाद के दौर में नशा फंडिंग का जरिया था, लेकिन 1995 के बाद नशा खुद मकसद बन गया। अगले एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे उस दौर से जिसे द एरा ऑफ पॉलिटिकल माफिया कहा जाता है। हम बात करेंगे जगदीश भोला की, एक अर्जुन अवार्डी पहलवान जो ड्रग लॉर्ड बन गया। हम बात करेंगे उन नामों की जो विधानसभा में बैठते थे, लेकिन जिनकी गाड़ियां बॉर्डर पर ड्रग्स ढोती थी। हम सबूत देंगे कि कैसे चिट्टा ने हेरोइन की जगह ले ली। अगर आपको लगा कि आतंकवाद बुरा था तो इंतजार कीजिए, क्योंकि जो अब आने वाला था उसने पंजाब की नस्लों को खत्म करने की कसम खा ली थी।